हम कोहलरबर्ग की थ्योरी के बारे में जानेंगे। कोहलरबर्ग ने नैतिकता के विकास का सिद्धांत के बारे में बात की थी और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उसका निष्कर्ष जो आया था वो अपनी थ्योरी में उन्होंने दिया था एज ए प्रिंसिपल। ठीक है। उन्होंने जो अपनी थ्योरी बनाई थी वो एक कहानी के माध्यम से, एक कहानी थी और उसके कहानी के बेस पर उन्होंने कुछ क्वेश्चंस डेवलप किए, कुछ प्रश्न बनाए और वो अपनी प्रश्नावली में डाले और वो प्रश्नावली को कुछ लोगों में बांटा और बांटने के बाद जो रिज़ल्ट आया उस हिसाब से, उस बेसिस पे उन्होंने नैतिकता का विकास किस तरीके से होता है उसके बारे में बात की। अब ये कहानी किसकी थी, क्या था, वो जानते हैं। देखिए, कोहलरबर्ग का नैतिकता के सिद्धांत में जो कहानी ली गई थी, उन्होंने एक कहानी हिंस नाम के व्यक्ति पर रखी। वो कहानी एक्चुअल थी ऐसी कि वो हिंस नाम के व्यक्ति की जो वाइफ थी वो बहुत ही बीमार थी। उसे एक डेडली डिसीज़ थी, बहुत ही भयंकर वाली, जिसकी दवाई अभी नहीं निकल पाई थी। ये पहले ज़माने की बात है। और उसने देखा कि उसकी वाइफ बहुत ही उसमें मुश्किल में है। उसने उस दवाई को ढूंढने की बहुत कोशिश की, बट एक उस समय जो वैद्य होते थे, किसी वैद्य ने उस बीमारी का इलाज ढूंढ लिया था, दवाई ढूंढ ली थी, वैक्सीनेशन ढूंढ ली थी। हिंस उसके पास गया, उसने दवाई के बारे में पूछा तो दवाई बहुत महंगी थी उस समय और हिंस के पास इतना पैसा नहीं था। तो ये जो स्टोरी है उसके ऊपर क्वेश्चन बनाए गए, मतलब कि जैसे ऐसी सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन में हिंस को क्या करना चाहिए? चोरी कर लेनी चाहिए क्योंकि उसकी वाइफ मर रही है, तो ऐसी सिचुएशन में चोरी करना बुरी बात नहीं है। या फिर ऐसी सिचुएशन है तो क्या हुआ, इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन होने के बावजूद भी चोरी करना तो गलत बात होती है, तो हिंस को अपनी वाइफ को मरने देना चाहिए? या इसी तरीके के क्वेश्चंस उन्होंने अपनी प्रश्नावली में डाले, क्वेश्चनेयर में डाले और कुछ लोगों को दिए एज ए एक्सपेरिमेंट। और जो उन्होंने टिक किया, जो भी आंसर टिक किया, उस बेसिस पे उन्होंने अपना जो ये रिज़ल्ट बनाया या फिर अपना सिद्धांत डेवलप किया। अब उनका सिद्धांत था क्या? उन्होंने 3 स्टेजेस में अपने सिद्धांत को डेवलप किया। उन्होंने कहा कि नैतिकता का विकास इसी तरीके से होता है। चलिए एक एक करके उनके बारे में जानते हैं। पहला उन्होंने बात की कि फर्स्ट स्टेज होता है पूर्व परंपरागत अवस्था या फिर प्री कन्वेंशनल एज। 4 to 10 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं वो उसमें आते हैं। पूर्व परंपरागत मतलब परंपराओं को जानने से पहले वाली स्टेज की बात की जा रही है। इसमें नैतिकता का अभाव रहता है। परिवार के बड़ों से या फिर अपने से बड़े लोगों से ही बच्चा सही या गलत की जानकारी लेता है। ठीक है, जैसे कि मेरी मम्मी ने बता दिया कि झूठ बोलना पाप है, गाली देना गलत बात है, खाना गिराना गलत बात है, तो वो सारी चीज़ें मेरे नैतिकता के रूल बुक में आ गई कि ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहिए, ये सब गलत बात है। ढंग से खाओ, उठो ढंग से, सुबह उठना अच्छी बात होती है, अपने कपड़ों को अच्छे से रखो, शूज़ को जगह पे रखो। ये सारी बातें कहाँ से डेवलप होती है? ये हम कहाँ से जानते हैं कि ये सब सही बात है? अपने बड़ों से ही जानते हैं। ठीक है, तो इस स्टेज में पूर्व परंपरागत मतलब परंपराओं को जानने से पहले वाली जो स्टेज है, इसमें हम नैतिकता अपने बड़ों से संपर्क में आकर या उनसे बात करके ही अपनी नैतिकता का डेवलप करते हैं या फिर विकास करते हैं। अच्छा, ये जो पूर्व परंपरागत अवस्था है ये 2 में बांटी गई है। पहली, आज्ञा एवं दंड की अवस्था। पूर्व परंपरागत को 2 भाग में बांटा गया। पहली है आज्ञा एवं दंड की अवस्था। इसमें कहा गया है बच्चा जो कुछ भी सीखता है या डेवलप करता है, मतलब नैतिकता, वो आज्ञा या दंड से ही करता है। जैसे कि मैंने कुछ काम किया, जैसे मैंने खाना गिरा दिया और मुझे थप्पड़ पड़ गया, तो मुझे पता चल गया ये गलत चीज़ है। ये गलत चीज़ मुझे कैसे पता चली? क्योंकि मेरे को दंड मिला और मुझे पता चल गया ये काम गलत है। दूसरा, आज्ञा।
मेरी मम्मी ने मुझे बता दिया कि ये काम करना अच्छी बात है, वो काम करना बुरी बात है, झूठ बोलना बुरी बात है, बड़ों के पैर छुओ, उनकी बात मानो, ये सब क्या है, अच्छी बात है। तो मैंने कहाँ से नैतिकता सीखी? आज्ञा से, बड़ों की आज्ञा। बड़ों ने ऐसा कह दिया तो हाँ सही बात है, वो सही बोल रहे हैं, ठीक है। तो आज्ञा और दंड की अवस्था इसलिए कहा जाता है क्योंकि नैतिकता हम आज्ञा एवं दंड के द्वारा ही सीखते हैं, नैतिकता को सीखते हैं। नेक्स्ट है अहंकार की अवस्था या स्टेज ऑफ ईगो, या फिर इसे जैसे का तैसा भी कहा जाता है। जैसे को तैसा इसलिए कहा जाता है या स्टेज ऑफ ईगो इसलिए कहा जाता है क्योंकि बच्चा इसमें ऐसे सोचता है कि उसने मेरी पेंसिल चुराई तो मैं भी उसकी पेंसिल चुरा लूँ तो ये गलत बात नहीं है, जैसे को तैसा, ठीक है। तो वो इस तरीके से नैतिकता डेवलप करता है। वैसे तो थप्पड़ मारना बुरी बात है, पर उसने मुझे पहले मारा तो मैं भी उसे 2-3 मुक्के मार दूँ तो कोई गलत बात नहीं है। तो जैसे को तैसा, मुझे भूख लगी है तो मैं खाना चुरा के खा लूँ तो कोई गलत बात नहीं, ये अहंकार की अवस्था है, ठीक है। बच्चा अपने बारे में सोचता है और वो नैतिकता इसी तरीके से डेवलप करता है कि उसने मेरे साथ बुरा किया, मैंने भी उसके साथ कर दिया तो कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। तो पूर्व परंपरागत अवस्था को 2 अवस्थाओं में बांटा गया है, आज्ञा एवं दंड की अवस्था, अहंकार की अवस्था, ठीक है। इसमें 4 से 10 तक के बालक आते हैं, बच्चे आते हैं। सेकेंड स्टेज जो है हमारी वो है परंपरागत नैतिक अवस्था या परंपरागत अवस्था कह लो, कन्वेंशनल स्टेज कह लो। इसमें 10 से 13 साल के बच्चे आते हैं और इसमें उन लोग नैतिकता कैसे डेवलप करते हैं। देखो पहले वाली स्टेज में जो हमारी पूर्व परंपरागत अवस्था थी उसमें किसी को नैतिकता के बारे में पता नहीं था, नैतिकता जानने से पहले वाली अवस्था। अब इस अवस्था में बच्चों को नैतिकता पता चल गई। नैतिकता क्या मतलब, क्या चीज़ सही है सोसाइटी के हिसाब से, क्या चीज़ गलत है, उसे हम कहेंगे परंपरागत अवस्था, ठीक है। अब इसमें बच्चा को सब पता है क्या सही है सोसाइटी के हिसाब से, क्या गलत है सोसाइटी के हिसाब से। तो इस अवस्था को 2 भागों में बांटा गया है। पहली है प्रशंसा की अवस्था। प्रशंसा की अवस्था में या स्टेज ऑफ एप्रिसिएशन कह लो, या फिर इसे गुड बॉय गुड गर्ल स्टेज भी कहा जाता है। अच्छा बच्चा अच्छा बच्ची बनने की कोशिश करते हैं। जैसे बच्चा वही काम करता है जिससे उसकी प्रशंसा हो या फिर वो सबके नज़रों में अच्छा बना रहे। जैसे सोसाइटी के लोग, अगर मैं रास्ते में झगड़ा करते जाऊँ तो सोसाइटी के लोग बोलेंगे ये गंदा बच्चा है, लड़ाई कर रहा है, झगड़ा कर रहा है। तो अच्छा बनने के लिए वो किसी से झगड़ा नहीं करेगा, ऊंचे आवाज़ में बात नहीं करेगा। तो अच्छा बच्चा अच्छा बच्ची बनने की कोशिश, घर में कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जिसकी वजह से पेरेंट्स के सामने उसकी इमेज ख़राब हो जाए, स्कूल में टीचर के सामने उसकी इमेज ना ख़राब हो जाए। तो वो वही काम करेगा कि होमवर्क अच्छे से करके जाना है, आंसर देना है, चिल्लाना नहीं है, अपनी जगह पे बैठना है। तो ये सब क्या है, अच्छा बच्चा बनने की कोशिश या फिर प्रशंसा की अवस्था कहते हैं। बच्चा हमेशा वही काम करता है या उसी काम को सही मानता है जिससे उसे प्रशंसा मिलती है। नेक्स्ट है सामाजिक व्यवस्था के सम्मान की अवस्था, रिस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम या रिस्पेक्ट फॉर लॉ एंड ऑर्डर। अब इस अवस्था में बच्चे को अपने रूल्स एंड रेगुलेशन या फिर स्टेजेस के बारे में पता चल गया है, सोसाइटी में क्या सारे रूल्स हैं, और बच्चा उन चीज़ों की रिस्पेक्ट करता है जो सोसाइटी की लॉ एंड ऑर्डर है। कि जैसे कि क्लास में शांत बैठना है, किसी से लड़ाई नहीं करनी है, चोरी नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है। तो ये सब क्या चीज़ें, सामाजिक व्यवस्था का सम्मान कर रहा है बच्चा, ठीक है। वो सोसाइटी के हिसाब से जो भी रूल बनाए गए, जो भी लॉ एंड ऑर्डर है, उस सब का सम्मान करेगा। उसका इसमें यही बच्चा करता है कि सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको अच्छे से फॉलो करता है। तो सामाजिक व्यवस्था का सम्मान करता है कि हाँ, रोड को क्रॉस करते समय ग्रीन लाइट पे ही जाना है, रेड लाइट पे स्टॉप हो जाना है, येलो पे चलना है। तो वो सारी जो सोसाइटी के रूल्स हैं उसको फॉलो करता है।
ट्रेन में ट्रैवल करना है तो टिकट्स निकाल के जाना है। ऐसी जो चीज़ें हैं वो सारी जो लॉ एंड ऑर्डर है सोसाइटी के, उसको सबको फॉलो करता है परंपरागत स्तर पे या फिर ये वाली स्टेज पे। नेक्स्ट हमारा लास्ट है परंपरागत पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज कह लो। ये 13 एंड अबाव वाले जो स्टूडेंट हैं या फिर बच्चे हैं वो इस स्टेज में आते हैं। इसमें सेल्फ प्रिंसिपल होता है। सेल्फ प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है आगे चल के मैं तुम्हें बताती हूँ। बच्चा अपना दिमाग लगाता है, अपने रूल्स बनाता है, उसे सोसाइटी के सारे रूल पता है क्या सही है क्या गलत है सोसाइटी के हिसाब से, पर इस स्टेज में वो अपना दिमाग लगाता है, अपने रूल बनाता है। अब वो है क्या, जैसे पहला है सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट या फिर सामाजिक समझौते। उसे सारे जो सोसाइटी के हिसाब से चीज़ें सही हैं या गलत है उसे पता है, बट वो अपने रूल बनाएगा, अपना दिमाग लगाएगा। अगर कहीं एक्सीडेंट हो गया है और रेड लाइट सिग्नल लगा हुआ है, पर वो रेड सिग्नल की चिंता ना करते हुए वो जान किसी की जा रही है उसको ज़्यादा अहमियत देगा, क्योंकि वो उसके हिसाब से अपना दिमाग लगाएगा। क्या इम्पॉर्टेंट है, बत्ती को देखना, रूल फॉलो करना या जान बचाना? उसके हिसाब से जान बचाना, तो वो रेड लाइट को तोड़ के चला जाएगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं अपना दिमाग लगाना। सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट में बच्चा सब कुछ जानता है सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशन, पर अल्टीमेटली वो फॉलो अपना दिमाग ही करता है। जैसे देखो सोसाइटी में कहा जाता है रात को मत घूमो और लड़कियों के ऊपर या थोड़ा सा पाबंदी होती है, बट किसी को अगर पता है मेरे घर में उस चीज़ की ज़रूरत है, तो सोसाइटी क्या समझती है काम पे जाना ना जाना वो सही है गलत है, उसको छोड़ के मेरे हिसाब से इस समय नौकरी करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब वो अपना दिमाग लगा रहा है। ठीक है, सोसाइटी क्या गलत समझ रही है उससे उसे कोई लेना देना, उससे क्या सही या गलत लग रहा है उसको फॉलो करते हैं इंसान। ठीक है, नेक्स्ट यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, सार्वभौमिक सिद्धांत। अब इसमें इंसान दूसरों के हितों के बारे में सोचता है, इस हद तक सोचता है कि अपनी जान की परवाह भी नहीं करता है। ठीक है, तो जैसे कि आप ले लो बात कि जैसे भगत सिंह थे, वो रूल्स एंड रेगुलेशन ब्रिटिशर्स ने बना के रखे थे तो उसको फॉलो ना करके अपने देश के लिए सोचते थे और उन्होंने आंदोलन किया और फिर अल्टीमेटली उन्होंने जान दे दी अपनी हम लोग के लिए। जैसे उन्होंने पार्लियामेंट में बॉम्ब फोड़ा था कि लोग हमारे बारे में सुने या फिर हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसे सुने, इसलिए ध्यान देते हुए कि किसी और को हर्ट ना हो और हमारा काम भी हो जाए। तो ऐसी सिचुएशंस किस में आती है, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल में। उन्होंने ध्यान दिया कि अपनी बात भी हो जाए, उनके हिसाब से वो सही था पर दूसरे को चोट ना लगे, जबकि ये चीज़ गलत है ना कि इधर बम फोड़ दिया हमने, बट उनने अपना दिमाग लगाया कि बिना किसी को नुकसान किए और अपनी बात भी हो जाए, अपनी बात रख लें, और उन्होंने वो काम किया। ठीक है, तो ये तीनों स्टेजेस आती है। परंपरागत अवस्था, पहली पूर्व परंपरागत अवस्था जिसमें नैतिकता का अभाव होता है। परंपरागत अवस्था में बच्चा अच्छा बच्ची बनने की कोशिश करता है, उसे सोसाइटी के रूल्स पता होते हैं। ठीक है, और परंपरागत अवस्था में वो अपने डिसीजंस लेता है या सेल्फ प्रिंसिपल्स बनाता है बच्चा। इसकी कुछ आलोचनाएं भी हुई थी कोलर्सबर्ग की थ्योरी की, उसके बारे में जानेंगे। आलोचनाओं में पहले तो था संस्कृति को नज़रअंदाज किया। इन्होंने जो कल्चर होता है या संस्कृति होता है उसे नज़रअंदाज किया। इन्होंने एक सिचुएशन दे दी और बच्चों को बोला कि ग्रुप ऑफ पीपल को बोला इसका क्वेश्चनएयर का आंसर बनाओ, आंसर आपके हिसाब से क्या होता है वो टिक करो, और इन्होंने अपनी थ्योरी बना दी। बट आप देखोगे मेरी संस्कृति में किसी चीज़ को अच्छा कहा जाता है और वही दूसरे के कल्चर में
खराब कहा जाता है। तो बहुत ही इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे सोचने की जो शक्ति है, या हमारे सोचने का तरीका है, या हमारे विचारों के ऊपर हमारे कल्चर का बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, जो कि इन्होंने टोटली नेग्लेक्ट किया। जो ग्रुप ऑफ पीपल थे, पता नहीं कौन से संस्कृति से थे या कल्चर से थे, अगर शायद दूसरे कल्चर के लोगों को सेम क्वेश्चनर दिया हो और उनके जो संस्कृति में कहा गया होगा चोरी बहुत बुरी बात है, चाहे इंसान मर जाए आपको चोरी नहीं करनी चाहिए, अगर उनके कल्चर में ऐसा कहा जाता होगा तो शायद उसका रिज़ल्ट कुछ और होता। तो उन्होंने पूरा इग्नोर किया संस्कृति को, ऐसी बातें हो रही थी। परिवार का प्रभाव, तो परिवार के प्रभाव में भी ऐसे ही है कि मैं एक फैमिली से हूँ और कोई डाकू के फैमिली से हो, तो उसमें तो ऐसा होगा, वो डाकू वाले बच्चे को क्वेश्चनर दे दो तो वो बोलेगा ये चोरी वोरी तो छोटी बात होती है, कर लेना चाहिए था, क्या दिक्कत है। पर मेरे घर में शायद मेरे को तो धपाधप मार पड़ती हो, तो मेरे को अगर क्वेश्चनर दिया और मुझे तो लगेगा कि नहीं भाई चोरी नहीं करना चाहिए और कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो परिवार का प्रभाव भी होता है, परिवार कैसा सोचता है, हमारे घर में हमें कैसी ट्रेनिंग मिली है, उस हिसाब से हम सोचना विचारना स्टार्ट कर देते, तो उसको भी इन्होंने नज़रअंदाज किया था। बच्चों को कम आंकना, इन्होंने एक स्टेज बनाई, जैसे कि पहले वाली स्टेज में छोटे बच्चे, फिर सेकंड वाली स्टेज में बड़े बच्चे, फिर थर्ड स्टेज में बहुत बड़े बच्चे, और उसी में उन्होंने लिखा कि लोग अपनी जान तक दे देते हैं दूसरे के हितों में, कौन सी लास्ट स्टेज में। पर इन्होंने जबकि और फर्स्ट स्टेज के बच्चों को कम आंका कि वो ऐसा नहीं करेंगे। फर्स्ट स्टेज के बच्चे सिर्फ घर के मम्मी डैडी की आज्ञा में ही फंसे रहते, जबकि ये सही बात नहीं है। छोटे बच्चे भी कभी कभी बहुत समझदारी वाली बात कर देते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं जो कि बड़े बच्चे तक नहीं सोच पाते, ठीक है। और आप जैसे कि देखोगे कि जैसे आज्ञा और दंड की बात की जा रही है, और उसमें लिखा है 4 to 10 ईयर्स के बच्चे इस तरीके से अपनी नैतिकता बनाते हैं। पर आप देखोगे मुझे मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल ले लो कि मैं अभी भी मम्मी ने बोल दिया ये नहीं करना, तो मेरा हिसाब से वो नहीं करना है, तो मैं किसकी वजह से आज्ञा की वजह से अपनी नैतिकता डेवलप करी। काफ़ी बड़े बच्चे भी ऐसे ही करते, अपने पेरेंट्स के हिसाब से नैतिकता डेवलप करते, जबकि वो बहुत बड़े हो गए हैं, वो 4 से 10 साल की आयु के नहीं है, फिर भी वो अपना दिमाग नहीं लगाते, अपने पेरेंट्स का ही। अगर जहाँ थप्पड़ पड़ गया तो नैतिकता चेंज, वो चाहे कोई कुछ भी बोले, घर पे तो मार पड़ी है ना, तो वो चीज़ गलत है, वो नहीं करनी है, ठीक है। तो बच्चों को उन्होंने कम आगा, जबकि ये सही बात नहीं है कि छोटा बच्चा ऐसे ही नैतिकता डेवलप करेगा और बड़ा बच्चा ऐसे ही करेगा, ऐसा नहीं है। बड़े बच्चे भी आज्ञा और दंड के हिसाब से नैतिकता तय करते हैं। नेक्स्ट है चरण, या इन्होंने अपनी थ्योरी को स्टेजेस में रखा, जो कि एक गलत बात है। उनके हिसाब से आलोचना इसलिए हुई क्योंकि चरण में रखने का मतलब है स्टेजेस में रखने, और छोटे बच्चे पहली स्टेज में, फिर थोड़े बड़े, फिर थोड़े और बड़े, जबकि ऐसा कोई ऑर्डर नहीं होता। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ फिर भी मैं पेरेंट्स की आज्ञा या फिर दंड के हिसाब से काम करूँगी या अपनी नैतिकता डेवलप करूँगी। तो ये चरणबद्ध करना उसे, या चरणों में रखना, इस काफ़ी गलत था, या स्टेजेस में रखना इतना करेक्ट नहीं लगा उन्हें, इसलिए भी उनकी आलोचना हुई। लिंग पक्षपात, जेंडर बायस, इन्होंने जो क्वेश्चनर तैयार किया था, प्रश्नावली तैयार की थी और कुछ लोगों को दिया था, उसमें मेजॉरिटी लोग मेल थे, ज़्यादातर आदमी थे। तो इस बात पे भी उनकी आलोचना हुई, क्रिटिसाइज़ किए गए कि अगर शायद जो ग्रुप ऑफ पीपल थे उसमें मेजॉरिटी ऑफ लोग फीमेल होते तो शायद रिज़ल्ट कुछ और होता, क्योंकि फ़ीमेल अलग तरीके से सोचती है और मेल अलग तरीके से सोचता है। वो फ़ीमेल थोड़ा ज़्यादा इमोशनल होती है, केयरिंग होती है, वो अपने घर के लिए कुछ भी कर सकती है। तो इस बात पे भी उनको क्रिटिसाइज़ किया गया कि इन्होंने लिंग पक्षपात किया या फिर जेंडर बायस स्टेटमेंट्स दी। अगर वो ग्रुप ऑफ पीपल में लड़कियां होती या फीमेल होती तो रिज़ल्ट कुछ और होता। आज के लिए इतना ही।